करते हैं और जो है ना इंग्लिश की क्लास चलाते हैं। अच्छा, ये कुछ हमने रूल्स पढ़े थे सिंगुलर से प्लूरल, ये रूल किया था। और क्या रूल्स याद रखने हैं कि जो नाउन्स की लास्ट में एफ ई आएगा या एफ आएगा, सही हो गया, उसको आपने प्लूरल बनाने के लिए वी एस यूज करना है, उसको हटा के वी एस यूज करना है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी पढ़ते हैं। जिनकी नाउन की लास्ट में या तो एफ ई आएगा या खाली एफ आएगा, ठीक हो गया, तो उनको आपने हटा के वी ई एस डाल देना है, तो उसका प्लूरल बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल जो पेपर में आ सकता है, वाइफ, ठीक हो गया। वाइफ का जो है ना प्लूरल बनाने के लिए आप वाइफ्स लिखते हैं, ठीक हो गया। बहुत ज्यादा घर वाले, घर वालियां, वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वाइफ का प्लूरल क्या बनेगा, वाइफ्स, सही हो गया। ये आपने याद रखना है। वॉल्फ, इसकी भी लास्ट में एफ है, तो इसको बनाने के लिए वॉल्फ्स बोला जाता है, ठीक हो गया। वी एस का इजाफा किया जाता है एफ को हटा के। यह पॉइंटर नहीं है, एक्सेप्शन जिसमें है पेपर में क्वेश्चन वो आता है, ये याद रखिएगा। सिंपली वो नहीं पूछता है, जहाँ पे एक्सेप्शंस होती हैं वो, क्योंकि अभी रूल तो अगर किसी ने पढ़ा हुआ होगा वो तो सिर्फ ये बात करेगा ना कि भाई अभी एफ और एफ ई मुझे जब नजर आ गया मैं वी एस डालूंगा। बट आपको मैं एक्सेप्शंस भी पढ़ाता हूँ कि किस में ये रूल नहीं लगता है। वो कुछ वर्ड हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, काफी दफा वन पेपर में एसपीएससी ये निकाल चुका है कि जिराफ का प्लूरल बनाए, सही हो गया। तो आपने ये तीन याद रखने, चीफ, रूफ और जिराफ, इन दोनों की लास्ट में आप देखें तीनों के वर्ड में एफ भी आ रही है और एफ ई भी आ रहा है। बट ये रूल लागू नहीं होगा इन तीनों पे। इनको प्लूरल बनाने के लिए सिंपली आपने एस लगानी है। चीफ का बनेगा चीफ्स, रूफ का बनेगा रूफ्स और जिराफ का बनेगा जिराफ्स। एस लगेगी सिंपली, सही हो गया। तो जिराफ आपने याद रखना है या एक्सेप्शन से। अगर पूछ ले कि जिराफ का प्लूरल बनाए तो आपने ये रूल फॉलो नहीं करना, वी एस नहीं लगानी। जिराफ में आपने सिंपली लास्ट में जो लिखा हुआ है उसकी आखिर में एस लगानी है, बस, जिराफ्स, सही हो गया। तो ये एक्सेप्शन से पेपर में वो क्वेश्चन निकालता है, सही हो गया। उसके बाद ये कुछ डिफरेंट अपीयरेंस के प्लूरल बनते हैं और ये सर्टेन वर्ड्स हैं, बस यही वर्ड्स हैं। इसके बाद आपने याद नहीं रखना है, इनके कुछ अलग से बनते हैं। जैसे फार्मूला है तो फार्मूला का प्लूरल बनता है फार्मूलाई, सही हो गया। ये आपने यूज कभी नहीं किया होगा क्योंकि हम ज्यादातर बोलते हैं कि भाई इसका फार्मूला क्या है या फार्मूला क्या है, तो ये आप यूज नहीं करते। बट इनका प्लूरल इस तरीके से बनता है फार्मूला, ये डिफरेंट अपीयरेंस में बनते हैं। और थीसिस आपका इनमें फिट होता है, सही हो गया, बताता हूँ। मैट्रिक्स, मैट्राइसिस ये याद नहीं रखना है। एनालिसिस आपने गौर से समझना है, एनालिसिस का प्लूरल बनाने के लिए एनालिसिस एस ई एस डाला जाता है, सही हो गया। एस आई एस की जगह एनालिसिस डाला जाता है। जैसे आपका होता है थीसिस, ये इस रूल को फॉलो करता है, ये डिफरेंट अपीयर होता है। एस आई एस की जगह ई एस डाला जाता है, थीसिस, ठीक हो गया। ये थीसिस का 2023 वीओ के पेपर में आ चुका है प्लूरल। तो एनालिसिस का भी एनालिसिस कहा जाता है। बेसिस, बेसिस का प्लूरल बनाने के लिए ई एस आप इसमें भी लगाएंगे। क्राइसिस, ये तीनों चारों एक ही सीक्वेंस में बनते हैं। क्राइसिस, हम बोलते हैं ना एनर्जी क्राइसिस क्या है, टेररिज्म के क्राइसिस पाकिस्तान में क्यों है, ये मसाइल क्यों हैं, इश्यूज क्यों हैं, तो आईएस है, आईएस को भी ईएस में आपने कन्वर्ट, इन तीनों को इंक्लूडिंग थीसिस, इन सब की लास्ट में आ रहा है आईएस, आपने ईएस में कन्वर्ट करना है। एनालिसिस यहाँ तो ये डायरेक्ट याद रख लें, इस पे फार्मूला कोई नहीं लगता या कोई रूल फॉलो नहीं होता, इनकी डिफरेंट अपीयरेंस में बनते हैं, क्या कहते हैं, प्लूरल। एनालिसिस आई एस हटा के ई एस लगाएंगे, बेसिस में भी आई एस हटा के ई एस लगाएंगे, क्राइसिस में भी आई एस हटा के ई एस लगाएंगे और थीसिस में भी आई एस हटा कर ई एस लगाएंगे, सही हो गया। तो ये आपने जहन में बिठाना है। तो ये होते हैं कुछ रूल्स। बाकी ये हैं ग्रामर है, इनकी करेक्शन, ग्रामर में पीसीएस के पेपर में कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें करेक्शन आती है कि भाई जो है ना कुछ सेंटेंस दिए होते हैं इनको करेक्ट करो ग्रामेटिकली। तो ये विटनरी में नहीं आता है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी बताऊंगा। ये रूल्स आपने याद नहीं रखने, मैंने बुक भेज दी, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो
वो पढ़ सकता है। जैसे जो चीज ह्यूमंस यूज करते हैं, पेंट्स, ग्लासेस, सीजर, स्टोन्स, पेंटालून्स, पजामास, ट्राउजर, सॉक्स, कंपेसेस, तो इनके साथ आपने प्लूरल वर्ब यूज करनी है। आपको पता होगा प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती हैं? आर, हैव, ठीक हो गया। ये क्या होते हैं? वर, ये प्लूरल वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इज, वाज, हेज, इनको सिंगुलर माना जाता है। मतलब जब भी ट्राउजर्स लगेगा तो ये आपने एक नहीं समझना है। ट्राउजर से तो ये पेयर्स में होता है, तो इसके साथ आर लगेगा। ग्लासेस जो आंखों पे आदमी या फीमेल्स मेल्स पहनते हैं, तो वो भी पेयर्स में होते हैं। इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। हैव देखो लगा हुआ है, हेज नहीं लगाएंगे। ठीक है। सीजर्स भी आपके पेयर्स में होते हैं, वर लगाएंगे। ठीक हो गया। ये आपके काम की चीजें नहीं है वेटनरी में, बट जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो बता रहा हूँ। ये आता है पोल्ट्री और केटल, आपने याद रखना है। ये खुद ब खुद प्लूरल हैं, इनको कभी भी प्लूरल नहीं करना है। ठीक हो गया। ये खुद ब खुद प्लूरल है। कभी कभी कहते हैं कि पोल्ट्री का प्लूरल बनाओ, तो पोल्ट्रीज वगैरह या ऐसे नहीं करना है। पोल्ट्री पोल्ट्री रहेगा। केटल का अगर आपको कहें कि इसका प्लूरल बनाओ, तो केटल केटल ही रहेगा। ये याद रखिएगा। ये सिर्फ इसलिए ये रूल पढ़ा रहा हूँ ताकि ये कंफ्यूजिंग है। इसमें कभी कभी दे देता है कि द केटल्स आर ग्रेजिंग इन फील्ड। ये जुमला शायद यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बट बता रहा हूँ। द केटल्स, केटल्स करता है वो, केटल को वो कर देता है खुद एसपीएससी वाले, केटल्स। तो ये केटल्स कभी नहीं होगा। ये याद रखिए, केटल केटल ही होगा, क्योंकि ये खुद ब खुद जो है ना, जा जो काउस होते हैं इनके ग्रुप को कहा जाता है। पोल्ट्री में ये बर्ड्स सारे आ गए, तो पोल्ट्रीज नहीं होगा। सही हो गया। ये आपने याद, दोनों याद रखने। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है। केटल पोल्ट्री सबके साथ। पुलिस, पुलिस इज नहीं कहेंगे, पुलिस आर। जेंट्री ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, आर। पोल्ट्री, दीज पोल्ट्री आर गेटिंग एक्सपेंसिव। इस नहीं बोलेंगे कि भाई पोल्ट्री है तो ये एक पोल्ट्री की बात हो रही है। नो, पोल्ट्री में सब आ गए। तो ये आपने यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर वो कभी भी सेंटेंस आपको दे देता है, पोल्ट्रीज कर देता है या केटल्स कर देता है, तो ये आपने गलती पहचानी है कि ये इसका प्लूरल नहीं बनेगा इस तरीके से। सही हो गया। तो एक दफा दिया है उसने, द केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सही हो गया। बाकी सारा जुमला सही है। केटल के साथ आर लगेगी, सिंगुलर नहीं लगेगा, बिल्कुल ठीक है। बट केटल्स नहीं होगा। सही हो गया। केटल क्या होगा? केटल ही रहेगा, सिंपली CATTLE, केटल। ये एरर थी, ये एसपीएससी ने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ था। तो ये एरर होगी भाई, ए में एरर है, बी में, जो भी उस टाइम उसने दिया हो। तो ये आपने दो चीजें यहाँ से याद रखनी है। दूसरी, हेयर। हेयर्स कभी भी ना आपने बोलना है, ना ही जो है ना यूज होता है। हेयर यूज होता है बालों के लिए, हेयर। वो हमेशा सिंगुलर रहता है। पेपर में आपको हेयर्स करके लगा के देंगे, हेयर्स कभी नहीं होता। हेयर्स वर्ड ही नहीं है कोई, हेयर वर्ड है। सही हो गया। हेयर के साथ दूसरा क्या लगा के देंगे? जो है ना, हर हेयर्स आर ग्रे, इस तरीके से हेयर्स भी करेंगे और उसके साथ साथ आर लगाएंगे। आप कहेंगे कि भाई हेयर्स हैं तो बहुत ज्यादा बालों की बात हो रही है, तो आर लगेगा। ये आपने कभी गलती नहीं करनी है। हेयर के साथ हमेशा इज लगता है। कुछ भी हो जाए, हेयर के साथ इज लगेगा। हिज हेयर इज करली। ठीक हो गया। और हेयर को हम हेयर ही बोलेंगे, हेयर्स नहीं बोलेंगे। सही हो गया। ये आपने ध्यान देना है। ये भी नाउन का रूल है ग्रामर में, हेयर से रिलेटेड। तो हेयर से भी बहुत ज्यादा जो है ना एरर्स आती हैं, कि इसको एस लगा देगा आपको, कभी नहीं होगा, हेयर ही होगा। और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। ऑप्शन में फिर इज दिया हुआ है, वाज दिया हुआ है, हैज दिया हुआ है। इसमें से आप देखेंगे कि वो अभी वो कौन सा टेंस उसने यूज किया हुआ है। तो सिंगुलर वर्ब आपने याद रखनी है। सही हो गया है। हेयर रहेगा और हेयर के साथ हमेशा इज, वाज, हेज लगेगी। हैव नहीं लगा सकते, आर नहीं लगा सकते और वर नहीं लगा सकते। ये आपको वर्ब्स तो थोड़ी बहुत आइडिया होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। ये नाउन से रिलेटेड यहाँ तक इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कुछ यहाँ तक हमने किए थे। एंटोनियम भी करते हैं। गम्पशन बहुत दफा एसपीएससी निकाल चुका है। गम्पशन, गम्पशन का क्या मतलब होता है? कि वो बंदा जो इंटेलेक्चुअल हो, टाइमली डिसीशंस लेता हो, पढ़ा लिखा तो सेंस में नहीं समझ सकते, बट चालाक हो, होशियार हो,
जो है ना, जो हर चीज का ख्याल रखता हो, हर चीज की उसे कंसर्न हो, उस सेंस में ये यूज होता है गम्पशन। अभी इसका जिद पूछ रहा है अपेथी। ये वर्ड आपने जहन में बैठा ना, ये डायरेक्ट पेपर में आते हैं। सही हो गया। मैंने पहले भी आपको बताया था, जो है ना, आपने इनके मतलब या ये यार लगता है नहीं लगता है इसमें नहीं जाना है, ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होते हैं और आपको क्लियर होने चाहिए। इसलिए दो दो तीन तीन आपको करवाता हूँ, ताकि आप हफ्ते में वो याद कर सकें। ताकि हमारा तो सिलेबस अभी बहुत ज़्यादा, जो है ना, टाइम भी है काफ़ी। तो ताकि हम ये सारा डॉक्यूमेंट याद कर लें। गम्शन, गम्शन जब भी पूछ ले इसका एंटोनियम, तो आपने याद रखना है अपेथी। अपेथी का मतलब होता है डिसलाइक करना, लेस कंसर्न होना, जिसको किसी चीज़ की परवाह ना हो। यहाँ पे वो बोल्ड था, इंटेलेक्चुअल था, टाइमली डिसीजन लेता था, और यहाँ पे ये लेस कंसर्न है, तो ये इसका जिद हो गया। गम्शन को सेजेसिटी कह सकते हैं, ये विजडम को कहा जाता है। ठीक हो गया। तो वो विजडम से भरा हुआ है, उसमें जो है ना इतना ज्यादा हौसला है, डिसीजन टाइमली लेता है। तो ये इसका सेनोनियम है। तो ये इसका एंटोनियम है। इनिशिएटिव भी इसका सेनोनियम है गम्शन का। तो ये इसका एंटोनियम जिद है अपेथी। अपेथी डिसलाइक करना, लेस कंसर्न होना। सही हो गया। ये आपने याद रखना है, जब भी ये वर्ड आपके सामने आ जाए, इसका जिद पूछे, तो आपको ये ऑप्शन में जरूर देगा अपेथी। ठीक होगा, कॉपी पेस्ट होगा। पीक, पीक का जिद पूछ ले, ये भी पेपर में एसपीएससी काफी दफा निकाल चुका है। पीक का मतलब होता है एरिटेट करना किसी को। क्या करना? एरिटेट करना। सही हो गया। एरिटेट करना, तंग करना। तो इसका जिद क्या होगा? हर्ट करना, ये इसका सिनोनिम है पीक का। इरक करना मतलब किसी को तंग करना। तो क्या होगा? ज्वाय करना। ज्वाय मतलब उसको खुश करना, जो है ना, अच्छी अच्छी बातें करना। तो ज्वाय इसका पीक का उलट हो जाएगा, जिद हो जाएगा। यह निकाल चुका है एसपीएससी। सार्टोरियल, सार्टोरियल टेलर से रिलेटेड है, जो कपड़े वगैरह बनाते हैं मार्केटिंग में, उनको कहा जाता है, उनके लिए ये टर्म यूज होता है सार्टोरियल। तो होम स्पन, होम स्पन जो घर वगैरह में बनाते हैं। अभी ये किस तरीके से, ये मुझे भी खुद को भी समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से उसने डाला है इसका। बट आपने याद रखना है, ये काफी दफा एसपीएससी निकाल चुका है। सही है। टाउन और म्यूनिसिपल ऑफिसर में एक हफ्ते में, जो है ना, छः छः पेपर होते थे अलग अलग, तो उसमें ये सारे निकाल चुका है एसपीएससी ऑलरेडी। तो फिर वहां से वेटनरी में किसी और मेडिकल ऑफिसर में कॉपी पेस्ट करता है। सही हो गया। तो इसलिए आपको ये चीजें करवा रहा हूँ। सार्टोरियल जब भी आ जाए, इसका जिद क्या होगा? होम स्पन। ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। यहाँ तक ये तीन आज करते हैं, ताकि आप याद कर सकें। गम्शन का जिद क्या होता है? एपैथी। पीक इरिटेशन को बोलते हैं, इसका एंटोनिम होगा जॉय। सार्टोरियल का एंटोनिम क्या होगा? होम स्पन। ठीक है। तो यह इसलिए निकाला हो कि ये मार्केटिंग में जो टेलरिंग होती है, या जो बाहर से करवाते हैं जो होम स्पन, फिर जो घर में बनाते हैं, ये इसको इस तरीके से जिद लिया हुआ है। सेनोनियम भी दो तीन करते हैं, ताकि यहाँ से आ चुके हैं। वेटनरी में भी आए थे यहाँ से 2023 में, वो भी जब आएंगे तो आपको बताऊंगा। यहाँ तक हमने किया था। इनक्रेडिलियस का क्या मतलब होता है? ये सिनोनिम अभी हम कर रहे हैं, सेम मतलब वाले। इनक्रेडिलियस का क्या मतलब होता है? जिस पे यकीन ना कर सकें आप। ठीक हो गया। जिस पे भरोसा ना कर सकें, इनक्रेडिलियस। तो इसका क्या सिनोनिम होगा? अनरिलायबल। ठीक हो गया। अनरिलायबल, जिस पे आप भरोसा नहीं करें। एनिग्मा, एनिग्मा का क्या मतलब होता है? कंफ्यूजन होता है। क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। तो इसका मतलब पजल है। पजल का भी मतलब होता है कंफ्यूजन, परेशानी, सोच, जो है ना, इस सेंस में। एनिग्मा अगर पूछ ले, तो इसका क्या आपने देखना है? कंफ्यूजन या पजल। पजल भी एनिग्मा या कंफ्यूजन को कहा जाता है। सर्क्यूएटस, सर्क्यूएटस का क्या मतलब होता है? जो फॉर सपोज अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग जर्नी पे आप जा रहे हैं, जो है ना, इधर से जा रहे हैं उधर से जा रहे हैं, ये जिग जैग रास्ते, ये सर्किल में आप जा रहे हैं, सर्क्यूटियस। तो इसका क्या मतलब होता है? साइकिलिंग। ठीक हो गया। साइकिलिक मतलब गोल घूमना, इधर उधर जाना, ये वो। तो इस सेंस में आपने इसके सर्क्यूटस को याद रखना है। सर्क्यूटस साइकिलिंग, जो है ना, इधर उधर जाना, साइकिलिंग करना, गोल फिरना, इस तरीके से। ठीक हो गया, सर्क्यूटस। तो ये तीन सिनोनिम आज के लिए आपने याद रखने। इनक्रेडुलस अनरिलायबल होता है, एनिग्मा बोला जाता है कंफ्यूजन को या पजलिंग को, और सर्क्यूटस किससे कहा जाता है? साइक्लिक को कहा जाता है।
ठीक है, ये सेम आपको मिलेंगे ऑप्शंस, इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं अपने प्रेपोजिशंस की तरफ, कि प्रेपोजिशंस हमने कहाँ तक किए थे लास्ट क्लास में, वहां से कंटिन्यू करते हैं। एंग्री आपको समझा दिया था। एंग्री आपको अच्छे से समझा है, आई होप कि क्लियर होगा। फिर भी आपने गलती नहीं करनी। एंग्री देखना है, अगर पर्सन दिया हुआ है तो विथ लगानी है, अगर पर्सन किसी बंदे का नाम नहीं है तो गलती भी करके उसके साथ विथ नहीं लगानी है, फिर उसके साथ एट लगेगी। अगर आपको एंग्री के बाद किसी पर्सन का नाम दिख रहा है तो ठीक है, क्योंकि मैंने ये क्विज में दिया था शायद ग्रुप में, फिर भी एक दो बच्चों ने मेरे गलती की थी, गलती ना करें। एंग्री के साथ देखें, अगर पर्सन आपको नजर आ रहा है ना, अहमद, अली, किसी भी बंदे का नाम आपको नजर आ रहा है, या पर्सन उसने यूज किया है, या पीपल का वर्ड यूज किया है, तो फिर आप विथ लगाएंगे। अगर इनके अलावा कोई भी चीज है उसके साथ एट आएगा। ठीक होगा, ये अभी आप दोबारा बता रहा हूँ, ये क्लियर करनी है। इनजस्टिस किसी चीज का नाम है, पर्सन का नाम नहीं है, नाइंसाफी, तो इसके साथ एट लगेगा। ये आपको क्लियर करवाया था, फिर भी गलती हुई थी, अब गलती नहीं होनी चाहिए। सही हो गया। दो वर्ड आपने दूसरे याद रखने, कॉम्प्लीमेंट एंड कांग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों। इनके साथ हमेशा ऑन प्रेपोजिशन लगती है। क्या लगती है? ऑन प्रेपोजिशन। कॉम्प्लीमेंट्स भी आप किसी को जो है ना तारीफ करते हैं, उसकी जो है ना अच्छाई बयान करते हैं, कांग्रेचुलेशंस में भी आप किसी को जो है ना मुबारकबाद देते हैं, तो इन दोनों के साथ ऑन प्रेपोजिशन लगती है। आपने देखा होगा, आपको जिसने भी बर्थडे विश की होगी इंग्लिश में, या देख लीजिएगा, आपने आपको उसने कहा होगा कि कांग्रेचुलेशंस ऑन यूर बर्थडे। ठीक हो गया, ये यूज होता है। अगर आपका कीबोर्ड भी खुद ब खुद उसको ऑन लिख के देता है, क्योंकि कांग्रेचुलेशंस के साथ हमेशा ऑन प्रेपोजिशन लगती है। ये आपने गलती नहीं करनी है, कि जो है ना आपने उर्दू में ट्रांसलेट करनी है, कि जो है ना मुबारकबाद को जो है ना कोई भी जुमला वो दे सकता है। यहाँ पे देखें, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश डैश इज सक्सेस इन द एग्जाम, मतलब एग्जाम की पे कामयाबी पे मैंने उसको जो है ना बधाइयाँ दी, मुबारकबाद दी, कॉम्प्लीमेंट किया उसको। तो क्या लगेगा? आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन। अभी आपको बोलने में अजीब लगेगा, बट आपने ग्रामर का ख्याल रखना है कि कॉम्प्लीमेंट आ जाए या कॉन्ग्रेचुलेशंस आ जाए, इनके साथ दोनों ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं। ठीक हो गया, ये बहुत ही ध्यान रखना है आप। सही होगा। दूसरा यह है कॉम्प्लीमेंट, COMPLI। इसका मतलब होता है बधाई वगैरह देना, किसी की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट। दूसरा इसके साथ ही सेम प्रोनाउंसिएशन है, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है कंप्लीट करना, पूरा होना। उर्दू में लिख देता हूँ, पूरा होना। ठीक हो गया, या कंप्लीट बोलते हैं इसको। बट इसके साथ आप देखेंगे PLE है, इसके साथ PLI है। सही है। तो ये पूरा होना जो है कॉम्प्लीमेंट, ई वाला, इसके साथ फिर टू लगती है प्रेपोजिशन। अगर मैं कहूँ कि दिस बुक इज कॉम्प्लीमेंट टू दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर से ये बुक कंप्लीट है, तो फिर अगर ये कॉम्प्लीमेंट उसने यूज किया है, बट ये डिटेल्ड है, आपके पेपर के हवाले से इतना नहीं आएगा, ये बहुत ही डिटेल्ड प्रेपोजिशन है, तो उसके साथ फिर टू लगाना है। बट याद नहीं होती, छोड़ दें, दफा करें। आप ये कांग्रेचुलेशंस का ख्याल रखना है, ये पेपर में आ जाती है जो है ना। तो कांग्रेचुलेशंस के साथ ऑन, और कॉम्प्लीमेंट ये जो तारीफ वाला है इसके सेंस में इसके साथ भी ऑन प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ठीक हो गया। सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विथ प्रेपोजिशन, प्लीज्ड भी मतलब किसी से राजी होना, खुश होना, इन दोनों के साथ विथ प्रेपोजिशन लगती है। आई एम सेटिस्फाइड हिज इनोसेंस में उसकी मासूमियत पे जो है ना सेटिस्फाइड हूँ। तो सेटिस्फाइड के साथ विथ प्रेपोजिशन, प्लीज्ड के साथ भी विथ प्रेपोजिशन। ये जर्नली आप बोलेंगे तब भी आपको लगेगा कि इसके साथ विथ लगाएं, तो ये पेपर में नहीं आ सकती। सही हो गया। अटोन वर्ड याद रखना है, पे, कंपनसिएट। ये कंपनसिएट भी बहुत दफा पेपर में आता है। इनका क्या मतलब होता है? भरपाई करना। सही हो गया। क्या कर, अगर किसी चीज आप गलती कर रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं, आप कहते हैं ना कि भाई मैं कंपनसिएट कर लूंगा, मतलब आप उस चीज की भरपाई करेंगे,
यहाँ जो है ना जुमला देखते हैं क्या है, वी विल हैव टू अटोर्न डैश डैश अवर मिसडीड्स, जो भी हमने गलत काम किए हैं, बुराइयां की हैं, उसकी हमें भरपाई करनी है। कब करनी है? कयामत के दिन। तो अटोर्न के साथ क्या लगता है? अटोन फार। सही हो गया। इसका भी मतलब होता है गलत चीज, गलत गलती की, गलत काम की भरपाई करना। कंपनसिएट, पे फॉर, कंपनसिएट। कंपनसिएट याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एसपीएस काफी सेंटेंस में मिला के आपको देगा कंपनसिएट। तो आपने याद रखना है कंपनसिएट के साथ हमेशा फॉर प्रेपोजिशन लगेगी। ये मैं देखता हूँ आज क्विज ग्रुप में शेयर करके आपको जुमला बना के दूंगा, तो आप देखेंगे कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक हो गया। अटोन वर्ड आ जाए, पे वर्ड आ जाए, कंपनसिएट वर्ड आ जाए, इनके साथ हमेशा फार प्रेपोजिशन लगती है। ठीक है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, ये आपके उर्दू ट्रांसलेट से चेंज नहीं होगी। लास्ट प्रेपोजिशन करते हैं यहां तक आज, वो है कंड्यूसिव। द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव डैश डैश गुड हेल्थ, मतलब ये जो मौसम है, क्लाइमेट है, ये गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए फेवरेबल नहीं है। कंड्यूसिव वर्ड का मतलब होता है फेवरेबल, बेनिफिशियल, ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। ये तीनों इसके मतलब भी हैं, तीनों अलग अलग वर्ड भी हैं। सही हो गया। इनका मतलब यही होता है फायदेमंद। तो कंड्यूसिव वर्ड बहुत दफा एसपीएससी निकालता है, कंड्यूसिव आ जाए, बेनिफिशियल आ जाए, ल्यूक्रेटिव वर्ड आ जाए, प्रॉफिटेबल, इन सब के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन लगती है और कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव टू गुड हेल्थ। सही हो गया। कि वो जो क्लाइमेट है, मौसम है, ये जो है ना, तो ये जो हेल्थ है, गुड हेल्थ, उसके लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है, कंड्यूसिव नहीं है, फायदेमंद नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, ल्यूक्रेटिव नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, कोई भी इनसे वर्ड दे दे, इन सब के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन लगाई जाती है। सही हो गया। ये आपने रिवाइज करनी है, कंपनसिएट के साथ, अटोन के साथ, पे के साथ हमेशा फॉर प्रेपोजिशन, सेटिस्फाइड एंड प्लीज्ड के साथ हमेशा विथ, कॉम्प्लीमेंट, कांग्रेचुलेशंस के साथ ऑन प्रेपोजिशन लगाई जाती है। सही हो गया। ये आपने प्रेपोजिशंस थोड़ी देखनी है। उसके बाद है इडियम्स। इडियम्स हमने यहां तक किए थे, बून ऑफ कंटेंट, कंटेंशन या एपल ऑफ डिस्कार्ड। इनका क्या मतलब होता है? डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट, इस सेंस में यूज किया जाता है। यह भी एसपीएससी में आ चुका है इडियम आपका, टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का क्या मतलब होता है? टू बियर द क्रिटिसिज्म, मतलब तनकीद को बर्दाश्त करना या कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना। एक दफा मैंने देखा एसपीएससी ने दिया था कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक हो गया। तो कोई भी वर्ड आए, कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं नतीजों को, जो नतीजे निकलते हैं किसी चीज के, कि भाई उसको बर्दाश्त करना। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस आ जाए, टू बियर द क्रिटिसिज्म आ जाए, इनका मतलब होता है, इस इडियम का मतलब होता है टू फेस द म्यूजिक। ठीक हो गया। मतलब म्यूजिक को फेस करो, अभी नताइज को भोगो, तनकीद को बर्दाश्त करो, तनकीद को बर्दाश्त करो। तो जो है ना, इस तरीके से आपने याद रखना है इसको, टू फेस द म्यूजिक को। अब फिश आउट ऑफ वाटर, अभी आप फिश को निकालेंगे पानी से तो वो क्या हो जाएगी? अनकंफर्टेबल हो जाएगी, क्योंकि वो पानी में रहती है। अब फिश आउट ऑफ वाटर ईडियम आ जाए, इसका मतलब आपने देखना है अनकंफर्टेबल वर्ड आपको मिल जाएगा। सही हो गया। ग्रीस समवन पाम, ग्रीस समवन पाम जो है, इस ईडियम का क्या मतलब होता है? किसी को रिश्वत देना, ब्राइब करना। ठीक हो गया। ब्राइब का क्या मतलब होता है? रिश्वत देना। तो ग्रीस समवन पाम इडियम आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? ब्राइब होगा। सही हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़े भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूँ। रेड लेटर डे का क्या मतलब होता है? इम्पॉर्टेंट डे। रेड लेटर डे इडियम का क्या मतलब होता है? इम्पॉर्टेंट डे। 14th अगस्त इज रेड लेटर डे फॉर पाकिस्तान। तो क्या कहना चाहता हूँ कि ये 14th अगस्त जो है पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट दिन है, रेड लेटर है। ठीक हो गया। रेड लेटर डे का क्या मतलब होता है? इम्पॉर्टेंट डे। उसके बाद जो है ना, राइड द हाई हॉर्स, राइड द हाई हॉर्स का क्या मतलब होता है? एरोगेंट। ठीक हो गया। जिससे बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है, एरोगेंट होता है। इसका हमने सिनोनिम पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए, कंसीटेड। ठीक हो गया। कंसीटेड आपको पहला वर्ड कराया था और एसपीएससी निकाल भी चुका है। एरोगेंट का जो है ना सिनोनिम होता है। तो राइड द हाई हॉर्स
एरोगेंट है, आदमी क्या होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। उसके बाद लास्ट एडियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी दफा ये भी एडियम एसपीएस निकाल चुका है, एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक हो गया। एन एक्स टू ग्राइंड का क्या मतलब होता है, मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ सिचुएशन, मतलब किसी भी सिचुएशन से अपना फायदा निकालना, उसके लिए ये एडियम यूज होता है, इन एक्स टू ग्राइंड। ये आपने प्रॉफिट का वर्ड सिर्फ जहन में बिठाना है, जिस ऑप्शन में उसने प्रॉफिट का वर्ड दिया है उसका मतलब यही होगा, इन एक्स टू ग्राइंड। ठीक हो गया। वो थोड़ा स्टेटमेंट को कभी कभी चेंज करता है, ये इसका जर्नल मतलब है, बट यही कोई आपने ऑप्शन में देखना है। एन एक्स टू ग्राइंड का क्या मतलब होता है, मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ सिचुएशन। आपने देखा होगा काफी हमारे पास पाकिस्तान में ऐसे लीडर्स हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो कोई सिचुएशन होती है तो वहां पे जो है ना अपना फायदा निकाल के फिर पीछे हो जाते हैं। सही हो गया। तो उसे कहा जाता है, उसके लिए ईडीएम कहा जाता है, एन एक्स टू ग्राइंड। सही हो गया, ये आपने ईडीएम करना है। यहाँ तक हमने जो किए, टू फेस द म्यूजिक, टू बियर द क्रिटिसिज्म या टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल, ग्रीस समन पाम का मतलब होता है रिश्वत देना, ब्राइब, रेड लेटर डे इम्पॉर्टेंट, राइड द हाई हॉर्स, एरोगेंट, और इन एक्स टू ग्राइंड, मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ सिचुएशन। लास्ट हम करेंगे फ्रेजल वर्ब्स, फिर क्लास एंड करेंगे, 10 भी हो गए। यहां तक हमने फ्रेजल वर्ब किए थे, कट आउट, सूटेबल फिट, ही इज कट आउट फॉर जॉब। सही हो गया। रूल आउट किया था, नहीं किया था, किसको याद है? याद है तो बताइएगा, नहीं तो दोबारा करते। नहीं किया। रूल आउट का क्या मतलब होता है, टू एलिमिनेट एन ऑप्शन, एलिमिनेट का मतलब होता है खारिज करना, निकाल देना। ठीक हो गया। तो किसी मतलब ऑप्शन को खत्म कर देना। आपने मीम्स वगैरह देखी होंगे, वो कहते हैं ना कि भाई बंदा शट है, या वो बॉयज जो हॉस्टल में रहते हैं वो जब भी जाते हैं बाइक वगैरह सेट करवाने, तो वो जो मैकेनिक होता है वो कहता है कि जो ट्यूब है बाइक का वो खत्म है। वो कहता है कि भाई जुगाड़ लगाओ, कोई कुछ भी करो, वो कहता है खत्म है। तो वो क्या होता है, मतलब उसने ऑप्शन ही आपको नहीं दिया, हर चीज खत्म कर दी। जुमला देखिएगा, द मैकेनिक रूल्ड आउट इंजन फेल्यूर आफ्टर इंस्पेक्शन, मतलब जो मैकेनिक था उसने गाड़ी की इंस्पेक्शन चेकिंग करके कहा कि भाई इंजन शॉर्ट है, इंजन खत्म है। तो अभी जो ड्राइवर होगा बेचारे को पैसे देने होंगे कि भाई नई इंजन दिलवाओ, मतलब उसने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया ना आपको कि भाई चलो चलो कोई जुगाड़ करते हैं, बना के देते हैं। तो रूल आउट का क्या मतलब होता है, किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना, मतलब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना, हम हर तरीके से खत्म कर देना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये डेली कन्वर्सेशन में यूज होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, टेक आफ्टर। सही हो गया। ये आपने फ्रेजल वर्ब याद रखना है, टेक आफ्टर का मतलब होता है सिमिलर। सही होगा, ये ह्यूमंस के सेंस में यूज होता है। शी, जुमला लिख के दिखाता हूं, शी टेक्स आफ्टर हर मदर। अगर ये जुमला है तो इसका क्या मतलब होगा कि वो अपनी माँ जैसी दिखती है। ठीक हो गया। यहाँ वो अपने कामों में अपनी माँ जैसी है, मतलब टेक आफ्टर का यहाँ पे क्या मतलब होगा, सिमिलर है, मतलब वो अपनी माँ जैसी है। ठीक हो गया। यहाँ ही टेक्स आफ्टर जो है ना हिज फादर या हिज ब्रदर, किसी भी सेंस में आप यूज कर सकते हैं। टेक आफ्टर आपने जहन में बैठाना है, इसका मतलब होता है सिमिलर। सही हो गया। ये काफी दफा सेंटेंस के फॉर्म में भी आता है, इसको अंडरलाइन करके इसका मतलब पूछा जाता है, या इसका डायरेक्ट फ्रेजल वर्ब का मतलब पूछा जा सकता है कि टेक आफ्टर का क्या मतलब होता है। टेक आफ्टर का मतलब होता है सिमिलर। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। लास्ट करते हैं लुक इनटू। ठीक हो गया। ये लुक वर्ड लगा हुआ है तो आपने ये देखने के सेंस में इसको नहीं लेना है। लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट करना, पुलिस वगैरह इन्वेस्टिगेशन करती है ना, उसके लिए ये यूज होता है लुक इनटू। द मैनेजर प्रोमिस टू लुक इनटू द प्रॉब्लम इमीडिएटली, मैनेजर था उसने प्रॉमिस किया कि भाई जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसको वो जल्दी से इन्वेस्टिगेट करेगा, उसकी जांच करेगा। ठीक हो गया। तो लुक इनटू जब भी लग जाए पूछे इसका मतलब, तो उसका क्या मतलब होता है, लुक इनटू का टू इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। सही हो गया। तो ये आपने फ्रेजल वर्ब रूल आउट, टू एलिमिनेट एन ऑप्शन,
बिल्कुल बुरी तरह से खत्म कर देना, टेक आफ्टर, सिमिलर, सेम। और लुक इनटू का क्या मतलब होता है? टू इन्वेस्टिगेट करना। सही हो गया। या अपने फ्रेजल वर्ब जहन में बिठाने। आज की क्लास यहाँ तक ही करते हैं।